चलिए, अब मैंने कहा था ये 8 कॉन्सेप्ट्स तो हो गए, सॉरी 9 कॉन्सेप्ट हो गए। 9वां कॉन्सेप्ट ने बुक्स में कैसे ट्रांजैक्शन आएगा और प्रोसेस चलेगा वो बता दिया। अब जो ये कॉन्सेप्ट है 10वां, कंजर्वेटिज्म, ये क्या कहता है? ये कहता है यार आप अपने जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जो पोजीशन स्टेटमेंट बनाएंगे, वो और ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो, रिलायबल हो, एक्सेप्टेबल हो, लोग उन्हें बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करें कि आपने सही करा है, अच्छा बनाया है। तो ये कंसेप्ट फॉलो करोगे तो आपका उन पे और ज्यादा ट्रस्ट बनेगा। वो आपके उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे कि हां भाई नहीं ये सही है। नहीं करोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट करने पे बढ़िया रहेगा। यानी कहते हैं ना सोने पे सुहागा, चीज तो अच्छी है, आपने वो 9 कंसेप्ट फॉलो कर लिया, आपका काम हो गया। लेकिन ये वाले जो कंसेप्ट आप फॉलो करेंगे तो वो कहलाएगा सोने पे सुहागा। आई होप यू गेट द पॉइंट। यानी इन्हें आप फॉलो करें तो बहुत अच्छा है, फॉलो नहीं करने पे खराब नहीं है, बुरा नहीं है, बट अच्छा है। राइट? कंजर्वेटिज्म, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। हिंदी में बोलते हैं मितव्ययता। कंजर्वेटिज्म, अगर आप 31 मार्च 20 को अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप उस दिन ये देख लें कि आने वाले समय में अगर कोई प्रॉफिट आपको लग रहे हैं मिलने वाले हैं तो आप उन्हें बहुत ध्यान में नहीं रखिए। लेकिन 31 मार्च 20 को आपको लग रहा है कि आने वाले समय में आपको लॉस होने जा रहा है या हो जाएगा, तो आप उसके लिए 31 मार्च 20 को ही प्रोविजंस बना लीजिए, रिजर्व बना लीजिए, ऐसा कुछ कर लीजिए। राइट? पहले से ही करके रख लीजिए, बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी। उस समय जब वो लॉसेस होंगे तो एकदम से बिजनेस पे इफेक्ट नहीं आएगा। ये है कंजर्वेटिज्म। अब मैं इसको एग्जाम्पल से और अच्छा समझाऊंगा, और इसी कॉन्सेप्ट ने आपकी करंट एसेट्स के वैल्यूएशन का गोल्डन रूल दिया, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी और मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ करंट एसेट एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये गोल्डन रूल इसी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ने दिया। अब जब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे ये रूल दिया। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान है, मैं वही एग्जांपल वापस ले रहा हूं। 10 लाख रुपए की परचेस करी थी, मार्च 20 को मेरे पास 2 लाख रुपए का माल रह गया। वो 2 लाख तो कॉस्ट है, ये मुझे मार्च 20 को पता है। अब एक बात बताइए, जो आप मार्च 20 के अकाउंट्स बना रहे हैं 1920 वाले, आप जुलाई से बना रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 1920 वाले अकाउंट जो 9 महीने के आप बना रहे हैं वो क्या मार्च 20 के दिन बन जाएंगे? नहीं, उनको बनने में टाइम लगेगा। जैसे कि अगर आप कंपनी बने तो आपको सितंबर तक का टाइम दिया जाता है इंडिया में, 6 महीने, यानी मार्च 20 तक के अकाउंट्स आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भी बना के जमा करा सकते हो। अब आप समझिए, आपने मार्च 20 वाले अकाउंट्स आप फाइनलाइजेशन कर रहे हैं और वो अगस्त में कर रहे हैं, तब तक वो जो 2 लाख रुपए वाला माल जो आपके पास उस समय था वो बिक गया होगा, और ये चीज आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। अब वो माल सारा बिक गया मान लो, लेकिन जब आप बेचने गए तो आपको पता था, जब तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स से आपने फाइनलाइजेशन किया, फाइनलाइजेशन करने में लग गया मान लीजिए अगस्त, तो अगस्त तक वो सारा माल बिक चुका था। ये आपको पता है कि मार्च 20 वाला स्टॉक अगस्त तक बिक चुका था, आपके अगस्त में अकाउंट बन रहा है, आप जुलाई तक ही बेच चुके थे उसको, लेकिन उस सारे माल को आपने 1.5 लाख में बेचा था। तो अगस्त में जब आप मार्च 20 के अकाउंट्स बना रहे हैं, देखिए एक है जिस दिन तक के बना रहे हैं और एक है जिस दिन बना रहे हैं। तो मार्च 20 तक के बना रहे हैं, अगस्त 20 में बना रहे हैं, अगस्त 20 में मार्च 20 तक के अकाउंट्स। तो इस पीरियड में, इस दौरान रिपोर्टिंग डेट एंड डेट ऑफ प्रिपरेशन, रिपोर्टिंग डेट इज मार्च 20, डेट ऑफ प्रिपरेशन इज अगस्त 20, 31 मार्च 20 इज द रिपोर्टिंग डेट,
एंड अगस्त 20 मान लीजिए 14 अगस्त 20 इज द डेट ऑफ प्रिपरेशन। इस डेट के बीच में वो सारा स्टॉक लिक्विडेट हो गया, बिक गया, बट 2 लाख की कॉस्ट थी, 1.5 लाख में बिक गया। तो जब आप अगस्त 14 को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं मार्च 20 तक के, तब आपको पता था कि ये माल 2 लाख का था लेकिन 1.5 लाख में बिका, तो बेटर है आप मार्च 20 में इसको 1.5 लाख पे दिखा दो। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने वाले यूजर हैं, राइट, वो आपके उन अकाउंट्स को रिलाय करेंगे। दैट इज कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अभी तो हल्का सा समझाया, आगे और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, और इसी तरीके से आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट ने ये कहा कि हमारे जो फाइनल, किसने, कंजर्वेटिज्म ने, कि हमारे जो फाइनल अकाउंट बनते हैं उनमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट के कारण। कौन से? कंजर्वेटिज्म। फाइनल अकाउंट शुड पजेस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहला, प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है सूझबूझ, अपने दिमाग से। जजमेंट अबाउट फ्यूचर लॉसेस एंड गेन्स विच आर अनसर्टेन। डिटेल में पढ़ेंगे प्रूडेंस कंसेप्ट, डोंट वरी। बट हां, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स और फ्यूचर में होने वाले गेन के बारे में आपका जो जजमेंट होना है बहुत सूझबूझ से होना चाहिए। ये बाद में बात करेंगे, क्लियर? चलिए, न्यूट्रलिटी यानी कंजर्वेटिज्म में ये 3 आ जाते हैं। न्यूट्रलिटी यानी आप में बायसनेस नहीं होनी चाहिए, आप न्यूट्रल होने चाहिए। अनबायसनेस फॉर जजिंग फ्यूचर लॉसेस और अनसर्टेन गेन्स। फ्यूचर के लॉसेस और अनसर्टेन गेन्स के लिए आप बायस नहीं होने चाहिए, यानी आप लॉसेस को लेकर अरे नहीं होंगे, गेन को लेकर नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यूज। बहुत बढ़िया बात है ये, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आपके पास 2 वैल्यूज हैं, 2 अल्टरनेट हैं, तो आप उस अल्टरनेट को दिखाओ जो ज्यादा पसंद आएगा लोगों को। और देखिए, बिजनेस में जब आप एक कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी जितना बढ़िया अपने कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को फॉलो करती है, फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा उसके बुक्स ऑफ अकाउंट से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किसमें? शेयर होल्डर्स में। सो इस कॉन्सेप्ट के कारण, कंजर्वेटिज्म के कारण कई बार ऐसा भी हो जाता है, क्या हो जाता है कि आपकी इनकम अंडर स्टेट हो जाती है। बिल्कुल, आपकी 2 लाख की जगह आप 1.5 लाख का जब स्टॉक दिखाएंगे तो आपकी एसेट अगर कम होती है तो आपका इनकम कम हो जाएगा। 50,000 का लॉस बुक हो गया ना आपका, 2 लाख की कॉस्ट की आप 1.5 लाख पे दिखा दो, 50,000 क्या लॉस हो गया ना वो आपका, तो आपकी इनकम अंडर स्टेट हो जाती है। तो कई बार लोग इस कंसेप्ट का गलत यूज भी कर लेते हैं। आपको इनकम कम दिखानी है, आप स्टॉक कम कर लो, क्या तो उसकी मार्केट वैल्यू कम है। इनकम का अंडर स्टेटमेंट हो जाता है, एसेट्स का अंडर स्टेटमेंट हो जाता है, एसेट मतलब वेल्थ का अंडर स्टेटमेंट हो जाता है, राइट, क्लियर? और कई बार लोग इसको गलत यूज भी कर सकते हैं। चलिए अगला 11वां, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अब आगे जाके आप पढ़ोगे अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स जो हम फॉलो करते हैं वो हमें फॉलो कंसिस्टेंट करने चाहिए। देखिए, कुछ तो कॉन्सेप्ट आप हमेशा ही फॉलो करेंगे, बिजनेस एंटिटी हमेशा फॉलो करेंगे ना, मनी मेजरमेंट करेंगे ही करेंगे, ड्वेल एस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे, पीरियोडिसिटी करेंगे, एक्रोल करेंगे, मैचिंग करेंगे, वैल्यूएशन। अब सुनना, वैल्यूएशन क्राइटेरिया जो देते हैं, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट और रियलाइजेबल, इसमें आपके पास अल्टरनेट है। एक मोटर कार को जो आप कार हायर एजेंसी में आप यूज कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आप गोइंग कंसर्न अप्लाई करते हैं और सेकेंड ईयर में आप रिलेशन अप्लाई करते हैं, क्या ऐसा आप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही गोइंग कंसर्न फॉलो करें, बट करेंगे तो ज्यादा अच्छा, करेंगे तो अच्छा मतलब नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ ये है कि आप जो कॉन्सेप्ट फॉलो करें उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, गोइंग कंसर्न गोइंग कंसर्न गोइंग कंसर्न। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करना है, उसके पीछे रीजन ये है, समझाता हूं। 1 जुलाई 19 को बिजनेस स्टार्ट किया, 5 करोड़ रुपीस की हमने कारें
खरीद ली और हमने कहा हम कार रेंटल सर्विसेज चालू करेंगे। मार्च 20 को हमने कहा बढ़िया बिजनेस चल रहा है, चलाते रहेंगे। तो हमने गोइंग कंसर्न के हिसाब से उनकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू निकाली और डेप्रेशन लगा के चार्ज कर लिया। वही एग्जाम्पल 45 लाख। अब 5 करोड़ में से 5 लाख का डेप्रेशन मान लो, पूरे 9 महीने का 45 लाख मान लो, 45 लाख लगा दिया आपने और आगे बढ़ गए। अब आपकी एसेट्स जो बची वो बची 4 करोड़ 55 लाख की मोटर कारें। लेकिन मार्च 21 को जब आप बना रहे थे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस समय आपने कहा ये बिजनेस तो अब ज़्यादा चलेगा नहीं, 2 महीने बाद हम बंद करेंगे, क्योंकि बिजनेस में एक बड़ा क्राइसिस आ गया है और बिजनेस में अब इस तरह की कार कोई रेंटल पे लेता ही नहीं है। अब क्या करें भाई? अब आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेंगे, अब आप कौन सा रिलेशन कंसेप्ट फॉलो करेंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट, क्लियर? अदरवाइज गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो करते। तो कंसिस्टेंसी ये कहलाती है। दिस कॉन्सेप्ट मीन्स दैट द अकाउंटिंग पॉलिसीज, अब बोलेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज अभी पढ़ी कहाँ है? पढ़ोगे ना, कुछ नहीं। डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। इन्वेंट्री को वैल्यू करने का तरीका, कॉस्ट और एनआरवी वैल्यू करने का तरीका इन्वेंट्री पॉलिसी होती है। ऐसे गुडविल को वैल्यू करने का, अमोर्टाइज करने का तरीका, राइट, और भी इंटेंजिबल एसेट्स, ब्रांड्स वगैरह, इनको वैल्यू करने का तरीका, ये सब हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। हमारे इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने का तरीका, ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। So this concept means that accounting policies once adopted should be adopted over time to enhance comparability to the financial statement. यानी कंसिस्टेंसी अगर आप फॉलो करते हैं तो अकाउंट्स आपके कंपेरेबल रहते हैं, इंटरफर्म और इंट्राफर्म। इंट्राफर्म मतलब आपका प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। इंटरफर्म मतलब आपकी फर्म 1920, वाई फर्म 1920। आई होप क्लियर। चलिए, दिस कंसेप्ट इज अप्लाइड पर्टिकुलरली ओनली व्हेन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग आर इक्वली एक्सेप्टेबल। तो कई बार एक ही उस पर 2 मेथड आपके एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, वहां पर ये क्या काम आता है? कंसिस्टेंसी। दोनों में से कौन सा लगाना है? तो वो लगाना है जो बेस्ट हो, राइट। अब मैंने एक पूरा इलिस्ट्रेशन दिया और आपको इससे बेस्ट समझ में आ जाएगा। एक XYZ कंपनी है जो प्रिंसिपल फॉलो करती है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री को फॉलो करने का प्रिंसिपल बोलो या पॉलिसी बोलो, कॉस्ट और मार्केट विचएवर इज लोअर। फाइन। 2010 में उसने इन्वेंट्री 20 की कॉस्ट थी, जो खरीदी हुई कीमत थी। मार्केट वैल्यू, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 25,000 थी, राइट। तो जब 2010 के अंदर एंड में इन्वेंट्री वैल्यू होगी, यहां पर मैं अकाउंटिंग ईयर दिसंबर बोल रहा हूं मान लीजिए, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट 20 और 25 विचएवर इज लोअर, 20 पे ले लेंगे। 2011 जब खत्म हुआ तो दिसंबर 2011 में आपके पास जो इन्वेंट्रियां पड़ी हुई थी 2010 की स्टार्टिंग की थी 20,000, फिर उसके बाद आपने और खरीदी, बेची, तो बच गई। उसकी कॉस्ट कितनी है? 25। क्वेश्चन ये नहीं अलग है, अब 25 और मार्केट में उसी की वैल्यू 20 है। अब आप 20 लोगे। वैल्यूएशन इन्वेंट्री एट मार्केट वैल्यू, पिछली बार कॉस्ट पे लिया था, इस बार किस पे लिया? मार्केट वैल्यू पे लिया। बट ये मत कहना कि हमने कंसिस्टेंसी अवॉइड करी, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करी हमने। In year 2010, the stock of XYZ company was valued at cost, but in year 2011, XYZ and company valued stock at market value. This definitely does not lead to being inconsistent. ये inconsistency नहीं है. Since valuation was just the application of principle and the principle of valuation was followed consistently. I hope समझ गए. ये inconsistency नहीं है. I hope it's okay. Fine. This is about consistency. Now, अब क्या हमने कंसिस्टेंटली जो हम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं? बोले हाँ, अगर ये 3 चीजें हैं तो। टू ब्रिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब तक मेरे पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं थे, मैं इन्वेंट्री को सिर्फ कॉस्ट पर ही दिखाता था। अब मेरे पर AS2 एप्लीकेबल है। AS2 क्या होता है बाद में पार्ट पढ़ेंगे, इन्वेंट्री फॉर वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सॉरी, राइट। उस केस में अब मेरे पर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर पर इन्वेंट्री लेने की बात करूंगा, राइट, कर सकते हैं। टू कंप्लाई विद द लॉ, अब तक मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म में हम काम कर रहे थे, अब हमने हमारे उस बिजनेस फर्म एंटिटी को कन्वर्ट कर लिया कंपनी में। किसमें? कंपनी में। अब हमें कंपनी लॉ के प्रोविजंस फॉलो करने होंगे। फाइन। उस केस में हो सकता है कंपनी लॉ के प्रोविजन जब हम फॉलो करेंगे तो उसमें हमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं, तो वो हमारे पर एप्लीकेबल हो जाएंगे जो अब तक नहीं थे, तो हमें हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक करनी पड़ेगी, वो अलाउड है। और तीसरा,
टू गिव मोर ट्रू एंड फेयर व्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और बहुत अच्छे से उनको ट्रू और बेटर करना चाहते हैं, फेयर करना चाहते हैं, तो आप करिए, बट नोट्स टू अकाउंट्स में बताइए कि आपने ऐसा क्यों करा। इन तीनों में से कोई सा भी कारण हो और आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक करी, तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था, गोइंग कंसर्न फॉलो करता हुआ आ रहा हूं मान लीजिए 4 साल तक, और 5वें साल में जब बुक्स ऑफ अकाउंट बने तब का नहीं है, अब बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहा, 3 महीने बाद बिजनेस बंद होगा, तो 5वें साल में लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट यानी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। उस केस के अंदर मैं नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखूंगा, बिकॉज हम हमारे बिजनेस को 3 महीने बाद डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं, इसलिए हमने गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं किया है। क्लियर फ्रेंड्स? क्लियर? नाउ मटीरियलिटी। दोस्तों आपने देखा 9 कॉन्सेप्ट के बाद मैंने 10वां जो पढ़ा वो पढ़ा कंजर्वेटिज्म, 11वां जो पढ़ा वो पढ़ा कंसिस्टेंसी, अब पढ़ रहा हूं मैं मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या है? ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। ये बेसिकली बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते मटीरियलिटी का मतलब। मटीरियलिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है जो पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, टाइम टू टाइम वेरी करती है। बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करती है, जो पर्सन डिसीजन ले रहा है उस पे डिपेंड करती है, जिस टाइम पे आप डिसीजन ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। राइट? मटीरियलिटी का मतलब ये है। क्या? जरा और समझते हैं। एज पर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज थिंग्स शुड बी शोन इन फाइनल अकाउंट विच आर मटीरियल और इंपॉर्टेंट एंड आर रेलेवेंट टू द यूजर्स। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। एक फर्म है जिसका टर्नओवर करोड़ में है, 100 करोड़ में। टर्नओवर मतलब सेल्स रेवेन्यू। अब उसका रेवेन्यू हुआ है 100 करोड़ 150,000 20 लाख 20 लाख, यानी जाए जा रहा है 1 फिगर 100 करोड़ 152 करोड़ 25 लाख 15,217। अब इतना बड़ा फिगर लिखने में मजा नहीं आएगा। पढ़ने वाला जो उसका यूजर है वो फिगर को ही काउंट करता रहेगा, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख 100, राइट, करोड़ 10 करोड़। उससे बेटर है हम अप्रोक्सीमेशन कर दें, रुपीज इन करोड़, 152.75। तो 152.75 मतलब 152.75 करोड़। यानी आप देखिए 75 लाख के बाद जो बाकी का लाख के फिगर है वो इग्नोर कर दिया, जबकि वो थे, तो लाखों को भी आपने इग्नोर कर दिया। दैट इज नॉट सो रिलेवेंट इन अ टर्नओवर ऑफ 152.75 समथिंग करोड़। 152 करोड़ 75 लाख 48,322। इट्स बेटर टू लाइक 152.75, टू राइट 152.75। दैट इज मटीरियलिटी। बट ये कौन करेगा? जो हमारा मेन अकाउंटेंट जो फाइनलेशन कर रहा है वो अप्रोक्सीमेशन करेगा, हमारा कैशियर नहीं करेगा। जो हमारा पैटी कैशियर है जो छोटे छोटे कैश का हिसाब रखता है वो तो 5-5 रुपए का भी हिसाब रखेगा। वो ये नहीं कहेगा यार हमारे जो बड़ा मैनेजर है वो तो करोड़ों रुपए को भी इग्नोर कर रहा है तो हम भी इग्नोर कर देते हैं। नहीं, उसको तो 1-1 रुपए का हिसाब रखना है। तो जो पर्सन है उसका जो लेवल ऑफ डिसीजन है, यानी वो किस लेवल पे काम कर रहा है, उसके हिसाब से मटीरियलिटी इफेक्ट करती है, टाइम के हिसाब से करती है। एक टाइम पे जो चीज मेरे लिए मटेरियल है अगले ही टाइम पे वो मेरे लिए मटेरियल हो सकती है, या जो आज मेरे लिए मटेरियल है वो अगले टाइम पे मटेरियल हो सकती है। 1000 रुपीज का अप्रोक्सीमेशन मेरे लिए आज इमटेरियल है, यानी मुझे आज मटेरियल है, अभी दिखाना जरूरी है, लेकिन मेरा टर्नओवर करोड़ में चला गया 150 करोड़ के आसपास, तो वो 1000 रुपीज में इग्नोर कर सकता हूं अप्रोक्सीमेशन में। उस समय मेरे लिए वो इमटेरियल हो जाता है। टाइम पे, बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है, बिजनेस के साइज पर। एक बिजनेस में जहां पे टर्नओवर 10 लाख में है वहां पर 40,000 इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन एक बिजनेस जहां 150 करोड़ का टर्नओवर है वहां 40,000 आपने अप्रोक्सीमेशन में कंसीडर नहीं भी करा तो चलेगा। आई होप समझ गए। दैट इज मटेरियलिटी। एक एग्जांपल दिया मैंने, 3 तरीके से दिया, साइज ऑफ बिजनेस, दूसरा दिया टाइम, और तीसरा दिया लेवल ऑफ पर्सन टेकिंग डिसीजन। राइट? सो it is an exceptional to full disclosure, obviously
फुल डिस्क्लोजर ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। फुल डिस्क्लोजर मतलब एक एक चीज दिखाओ, यानी 152 करोड़ 75 लाख टू 48,317 पूरा दिखाओ, फुल डिस्क्लोजर। मर्टिलिटी क्या कहता है, नहीं 152.75 दिखाओ, सामने दिखेगा, नजर आएगा, ऊपर लिख दो रुपीज इन करोड़। तो अब आप दोस्तों मेरी काम करिएगा, आप किसी भी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट मर्टिलिटी इज सब्जेक्टिव टर्म, एक कंपनी लैक्स में लिखेगी, एक करोड़ में लिखेगी, डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मेरे और आपके सोचने के नजरिए में अलग अलग आ सकता है, राइट। तो फुल डिस्क्लोजर तो कहता है सब दिखाओ। यही तो आपस में प्रिंसिपल फाइट हो गई, जो मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग की लिमिटेशन में, कि दो कंसेप्ट आपस में लड़ा जाते हैं। मर्टिलिटी कह रहा है मटेरियल नहीं है, 48,217 इज नॉट मटेरियल इन करोड़। फुल डिस्क्लोजर कहता है नहीं दिखाओ, आपस में झगड़ा, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट के बीच में झगड़ा, क्लियर, कंट्रोवर्सी। मर्टिलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म, व्हाट इज मटेरियल फॉर वन मे नॉट बी मटेरियल फॉर अदर, मेरे लिए जो मटेरियल वो आपके लिए नहीं है, हो सकता है। मटेरियलिटी ऑफ एन आइटम डिपेंड अपॉन किस किस पे, अमाउंट ऑफ आइटम, वही थाउजेंड्स वगैरह। दूसरा साइज ऑफ द बिजनेस समझा दिया, 10 लाख 150 करोड़। नेचर एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, कैशियर एंड मेन अकाउंटेंट, लेवल ऑफ पर्सन मेकिंग द डिसीजन, ये सारी बातें। सो दोस्तों अब अगर हम बात करें तो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े, एक बार वापस से रिकैप कराते हैं। बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 2, पीरियोडिसिटी, एक्रूअल, मैचिंग 3, टोटल 5। ये 3 इनकम मेजरमेंट और एसेट और लायबिलिटी का रिकॉग्निशन या आइडेंटिफिकेशन, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट एंड रियलाइजेशन, एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यूएशन का क्राइटेरिया। 8 नवा ड्यूअल एस्पेक्ट, राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी, राइट फ्रेंड्स। तो कुल अगर देखा जाए तो हमने 12 कॉन्सेप्ट पढ़े। कॉन्सेप्ट यहीं खत्म नहीं हो जाते, और भी चलेंगे, डोंट वरी। बट ये 12 कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए, जिसमें आपका काफी कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का काम हो गया। पहले 12, पहले 8, फिर 9 और फिर ये 3 और भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो हमको काम देंगे। बट उससे पहले हम पढ़ाना चाहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। पढ़ लिया आपने? पढ़ लिए? कब पढ़ लिए? अभी पढ़ाते हैं। जो हमारा ICAI बॉडी है इंडिया में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, देखिए अब तक हमारे ICAI बॉडी ने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश करें, जिसमें से AS8 अबॉलिश हो गया है, तो 32 अब तक पब्लिश करे हैं, उसमें से 31 एग्जिस्टेंस में है। उसमें सबसे पहला है AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में एक पैरा है जिसमें दे रखा है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। वो क्या है? यानी AS1 में ये कहा गया है हर बिजनेस एंटिटी को अपने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने हैं उसमें इन 3 कॉन्सेप्ट को कंपल्सरीली फॉलो करना है। गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी, तीनों पढ़ लिया आपने। गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। अब अगर इन 3 में से कोई एक या इन 3 में से कोई 2 या तीनों ही कॉन्सेप्ट कोई फर्म, कोई बिजनेस एंटिटी फॉलो नहीं कर रही है तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं कि हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट फॉलो करें। यानी ये तीनों तो आपको मैंडेटरी फॉलो करने हैं। और मैं एक यूजर हूं तो मैं मान के चलूंगा आपने आपके बिजनेस एंटिटी के जो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको देख के मैं मान लूंगा कि आपने तीनों फॉलो करे हैं। हां, अगर आपने इन तीनों में से किसी एक या 2 या 3 को फॉलो नहीं किया है तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे डिस्क्लोजर देंगे नोट्स टू अकाउंट्स में कि हमने ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करा और इस कारण से नहीं करा है और उसका ये इंपैक्ट है, फॉलो नहीं करने के कारण ये इंपैक्ट है। ये सब आप देंगे। अब जो इंपैक्ट है वो ये समझा रहा हूं कि मेरे प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट है, मेरी पोजीशन पे कितना इंपैक्ट है, वो भी तभी बताना है जब वो मटेरियल है, इमटेरियल तो नहीं बताना है। ये वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब और अच्छे समझेंगे। क्लियर?
तो ये 3 कंसेप्ट फॉलो करते हैं तो कोई भरने की, कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। इन 3 में से आपने किसी को फॉलो नहीं करा तो डिस्क्लोजर देना है आपको। क्लियर? चलिए अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे आपके बुक्स ऑफ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अच्छे नजर आएंगे। क्वालिटेटिव बहुत सारी हैं, मैंने शुरुआत में कहा था 12-14 आप ले सकते हैं, मैंने 12 तो कंसेप्ट ले लिए। अब इसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, लोगों ने इनको प्रिंसिपल्स ही बोल दिया कई बार, बट मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने प्रिंसिपल कंसेप्ट कन्वेंशन तो 12 ही रखे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला बहुत ध्यान सुना, अंडरस्टैंडेबिलिटी। दूसरा रिलेवेंस। तीसरा रिलायबिलिटी, ध्यान से सुनते जाना। चौथा कंपैरेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, 4 पे रुका। मटेरियलिटी, जो अभी पढ़ा वापस उसको अपन ने अपनी क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, कंसेप्ट के बाद उसको क्वालिटेटिव में ले आए। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, न्यूट्रलिटी, प्रूडेंस, full, fair and adequate disclosure, and lastly completeness. There are 11 characteristics, qualitative characteristics. 12 प्रिंसिपल दिए, 11 कैरेक्टरिस्टिक्स दी क्वालिटेटिव, जिसमें एक प्रिंसिपल को ही यहां पर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिया। और एक और जो अपना कौन था, कंजर्वेटिव, जिसमें प्रूडेंस था, न्यूट्रलिटी था, वो सब यहां आ रहे हैं। बट रिपीट कर रहा हूं, ये क्वालिटी बढ़ाते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। कौन से? कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटीरियलिटी, ये बेसिकली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी ही तो बढ़ा रहे थे। तो आपके जो 8 जो आपने पढ़े वो, और 9वां 12 एस्पेक्ट, वहां पर आपकी कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद तो आपको क्वालिटेटिव ही बढ़ता है। बट जो कंजर्वेटिज्म है उसको भी हमने कंसेप्ट में ही डाला, क्योंकि हर बिजनेस को फॉलो कर रहा है। क्लियर? और उसके लिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने भी अपने सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सब जगह वर्ल्ड वाइड, सब ने अपने अपने कहीं ना कहीं उसको शामिल कर लिया है। क्लियर? ये जो पहले 4 हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी और कंपैरेबिलिटी, ये पहले जो 4 हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो पहले 4 हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, ये हमारे 4 बेसिक प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज आर प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। 11 में से ये 4। चलिए अब इन 11 के बारे में पढ़ लेते हैं और इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला, अंडरस्टैंडेबिलिटी। Information provided in the financial statement should be understandable by the user of the information. That information जो यूजर है उसके लिए वो क्या होनी चाहिए, समझ में आने लायक होनी चाहिए। अब सिंपल होती है ये। रेलेवेंस, जो इंफॉर्मेशन आपको यूजर को आप देने जा रहे हो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। सो इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ द यूजर्स। इंफॉर्मेशन इज सेड टू हैव रिलेवेंस व्हेन इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इफेक्ट ऑन यूजर्स डिसीजन। यानी कोई भी रिलेवेंट कब होगी, जब वो मेरे डिसीजन को इफेक्ट कर दे। अगर वो मेरे डिसीजन को इफेक्ट नहीं कर रही तो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, राइट। देन रिलायबिलिटी क्या है दोस्तों? इंफॉर्मेशन इज रिलायबल व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम मटीरियल एरर एंड बायसनेस। जब उसमें मटीरियल एरर या बायसनेस नहीं है तो वो रिलायबल है। और फोर्थ वन इज कंपेरेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंपेरेबल ऑन इंट्रा फर्म एंड इंटर कंपनी बेसिस। दैट इज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आवर कंपनी over the year as well as companies of financial as well as comparison of financial position of our company with that of other company। ये तो हो गया इंटर फर्म। ओवर द ईयर वो हो गया इंट्रा फर्म, समझा चुका हूं। सो द 4 प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर अंडरस्टैंडेबिलिटी,
रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। मटीरियलिटी पढ़ा चुका हूं। Information is material if it is misstatement could influence the economic decision of the user taken on the basis of such financial information। मटीरियलिटी कब भैया? जब जो इन्फॉर्मेशन आपकी मान लीजिए मिस स्टेट हो गई और उसके कारण किसी का डिसीजन इफेक्ट हो गया तो वो आपके लिए मटीरियल है। क्लियर? देन फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। आज जो डायरेक्ट बोर्ड और डायरेक्टर बैठे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाते हैं और वो बनाते हैं तो वो उनको फेथफुली रिप्रेजेंट करें। Financial statement should represent faithfully the transaction event that took place during the year, यानी उन ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, राइट। देन सब्सटेंस ओवर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म हिंदी में बोलते हैं उसको मूल का सार पर वर्चस्व। क्या मतलब है? पढ़ना पड़ेगा। इफ इंफॉर्मेशन इज टू रिप्रेजेंट फेथफुली द ट्रांजेक्शन एंड other event that it purport to represent, it is necessary that they are accounted for and presented in books of accounts। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल मैंने ये वाला लिया। अ प्रॉपर्टी वाज सोल्ड ऑन मार्च 12, 2014। 12 मार्च 2004 को हमने प्रॉपर्टी बेच दी। रजिस्ट्री एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीटेड इन अप्रैल 2 मार्च के बाद हुई। अकाउंटिंग मार्च में करनी थी, रजिस्ट्री नहीं हुई थी, लीगली वो हमारी नहीं हुई थी, बट पैसा ट्रांजेक्शन हो चुका था। Here the property will be considered to be sold out in financial year 2013-14। अगर मैंने बेची है तो मेरी सेल मानी जाएगी, आपने खरीदी आपकी परचेज मानी जाएगी 2013-14 की, मेरी सेल जबकि उसका रजिस्ट्री कब हो रही है, यानी लीगल टाइटल कब ट्रांसफर हो रहा है? अप्रैल में, बट सारा सब कुछ पैसा वैसा लेन देन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है, बट टाइम लग रहा है। ठीक, उस केस में हम कहेंगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या बोलेंगे? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और इसका एक और एग्जांपल दूंगा मैं, गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल। हमारा बिजनेस का नेचर है कि हम जो गुड्स बेचते हैं वो तभी बिकता है जब हम लोगों को पसंदगी हम वापसी पे देते हैं। यानी पहले मैं आपको माल भेजता हूँ, आप पसंद करते हैं, फिर आप हाँ करते हैं, ना करते हैं, आपको मैं 15 दिन का समय देता हूँ कि आपको पसंद आए तो रखना, वरना वापस कर देना। जब तक आप हाँ नहीं भरोगे 15 दिन तक, तब तक मैं उसको सेल नहीं मानूंगा। 15वें दिन आपने हाँ नहीं करी तो वो मेरी सेल मानी जाएगी, फिर मैं आपसे पैसे लूंगा। इस टर्म पे मैंने आपको माल भेजा, तो जिस दिन मैंने भेजा उस दिन मेरी वो सेल नहीं है। अब मैंने आपको भेजा 23 मार्च को, 31 मार्च को अगर देखा जाए तो मैं अभी, आपने ना तो हाँ करी ना करी, ना हाँ करी है ना करी है, गुड्स आपके पास पड़ा है फिजिकली, मैं उसको सेल मान नहीं सकता क्योंकि 15 दिन अब तक बीते नहीं और आपने हाँ या ना करी नहीं है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। वो गुड्स फिजिकली मेरे पास ना होने के बाद भी उस गुड्स को मैं, मेरी लीगली वो मेरा है, उसकी ओनरशिप मेरी है, फिजिकल पोजीशन आपके पास पड़ा हुआ है, तो भी मैं मेरे स्टॉक के अंदर उसको शामिल करूंगा, मेरा जो स्टॉक होगा उसमें शामिल करूंगा। ये तो चैप्टर आएगा तब और डिस्कस करेंगे हम लोग। न्यूट्रलिटी। इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी न्यूट्रल, दैट इज फ्री फ्रॉम बाय, सिंपल है, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म का ही भाई है। इट सिंपली एक्सप्लेन, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। फर्दर इट डज नॉट इंक्लूड क्रिएशन ऑफ हिडन रिजर्व, लेकिन आप इसमें हिडन रिजर्व नहीं बनाएंगे। अभी हिडन रिजर्व कैसे बनते हैं वो समझाऊंगा मैं आपको आगे जाके, सीक्रेट रिजर्व और हिडन रिजर्व। दोस्तों एक काम करो, आप क्या करो, डेप्रीशिएशन आपको 1 लाख की एसेट पर 10%, 10,000 लगाना है, आप 10% की जगह 15% लगा लो, 15,000। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो डेप्रीशिएशन 15,000 से आपका खर्चा दिखेगा, प्रॉफिट 5,000 से कम आएगा, लेकिन ये सिर्फ आपको पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आपने डेप्रीशिएशन में जो 3 चीजें लेते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, वो जो दोनों हैं, 2 जो एस्टिमेट थे वो आपने जानबूझ करके थोड़े अलग ले लिए थे कुछ और। अगर वो दोनों सही लेते जो लेने थे तो आपका डेप्रीशिएशन मान लीजिए 10,000 ही आता, लेकिन आपने उनमें चेंज कर दिया, एस्टिमेट है अपने साथ एस्टिमेट लगा लिया, चेंज कर दिया और 15,000 डेप्रीशिएशन लगा लिया, यानी यूजफुल लाइफ कम मान ली जबकि थी ज्यादा। इस तरह से हिडन रिजर्व क्रिएट होते हैं। अब इससे थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बाकी पूरा तब समझ में आएगा जब चैप्टर पढ़ते जाएंगे। एक्सेसिव प्रोविजन बनाने के लिए मना किया जाता है, वही वाली बात है, राइट। डेलिब्रेट अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड इनकम जो है, यानी ये इसमें शामिल नहीं है।
अब डेलिब्रेट अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स या इनकम, अपने स्टॉक को जानबूझ करके बोले नहीं हमारा तो ये 2 लाख का स्टॉक है, ये तो 1 लाख में बिकेगा या 1.5 लाख में बिकेगा, जबकि वो बिका कुछ और में, तो ऐसा आप कर सकते हैं, बट ये अलाउड नहीं है प्रूडेंस में। फाइन फ्रेंड्स, डेलिब्रेट ओवर स्टेटमेंट भी नहीं है, किसका, लाइबिलिटीज का और एक्सपेंस का। लाइबिलिटी खूब बड़ा बड़ा के दिखा रहे हो, एक्सपेंस बड़ा बड़ा के दिखा रहे हो, नहीं यार इतना हो जाएगा, प्रोविजन करके रख रहे हो मोटे, नहीं। क्लियर, तो प्रूडेंस इजी था। देन फुल, फेयर एंड एडिक्वेट, 3 वर्ड है, फुल, फेयर एंड एडिक्वेट। फुल क्या, फेयर क्या, एडिक्वेट क्या, पढ़ते हैं अभी। एवरी एंटरप्राइज शुड मेक फुल, फेयर एंड एडिक्वेट डिस्पोजल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द मैनेजमेंट एज वेल एज एन एक्सटर्नल यूजर, सबके लिए, मैनेजमेंट के लिए भी और एक्सटर्नल यूजर के लिए, सबके लिए फुल, फेयर और एडिक्वेट होना चाहिए, ऐसा ये कहता है। फुल क्या है, नथिंग शुड बी ओमिटेड, झगड़ते हैं फुल और मटेरियलिटी। फेयर शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द एंटरप्राइज फाइनेंशियल पोजीशन, जो वो ट्रू और फेयर होनी चाहिए। एडिक्वेट, इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंसिंग द डिसिसिव पावर ऑफ यूजर शुड बी डिस्क्लोज्ड इन डिटेल एंड शुड बी सेंसिबल, यानी आपको जहां जहां लगता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है इस इंफॉर्मेशन को लेके, या उसके मन में कोई डेलिब्रेशन वो आ सकता है, कंफ्यूजन आ सकता है, तो आप उसके लिए नोट्स वगैरह दीजिए जिससे कि उसका कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्लियर, देन लास्ट इज कंप्लीटनेस, टू बी रिलायबल द इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल सिस्टम मस्ट बी कंप्लीट विद इन द बाउंड्स ऑफ मटेरियलिटी एंड कॉस्ट, दोनों चीजें, मटेरियलिटी एंड कॉस्ट, यानी आप मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए इवन कॉस्ट को ध्यान में रखते। कई बार क्या होता है, आप हर चीज को लेने के चक्कर में आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उस कॉस्ट को भी ध्यान में रखो, मटेरियलिटी को भी ध्यान में रखो, और सारी कंप्लीटनेस लेते हुए आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। ये आपकी आखिरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिर एक लास्ट बात कि जो प्रूडेंस होता है, प्रूडेंस इज द इंक्लूजन ऑफ अ डिग्री ऑफ कॉशन, यानी ये जजमेंट है, अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है। तो कहता है प्रूडेंस इज द इंक्लूजन ऑफ डिग्री ऑफ कॉशन इन द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट नीड इन मेकिंग द एस्टिमेट्स required under condition of uncertainty such that assets and income are not overstated and loss and liabilities are not understated. So this is all about our second lecture of basics of